गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का रसायन राहुल चैनल में स्वागत है। आज हम हेरिडिटरी इवोल्यूशन का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटरी इवोल्यूशन पार्ट फर्स्ट। देखिए, हमने लास्ट क्लास में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमने पढ़ा था कि इसमें सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है या सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं। और देखिए, रिप्रोडक्शन से जो वेरिएशंस मिलते हैं, जो डिफरेंसेस मिलते हैं जो प्रोजेनी के अंदर, वो बहुत ही कम वेरिएशन होते हैं। ठीक है, बहुत ही कम डिफरेंस आपको मिलते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सक्सेसफुल वेरिएशंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। ठीक है, वेरिएशन जो होते हैं सक्सेसफुल वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस में होता है आपको पता ही है। हायर प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अब हम इन वेरिएशंस की मैकेनिज्म के बारे में जानने के लिए हम एक बायोलॉजी की एक ब्रांच के बारे में बात करते हैं कि एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम हेरिडिटरी और वेरिएशंस की स्टडी करते हैं, जिसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। इस जेनेटिक्स में हम क्या करते हैं? जेनेटिक्स में एक्चुअल में जेनेटिक्स जो एसोसिएटेड होती है जीन से। किससे? जीन से। जीन का क्या रोल है एक तो, ठीक है, जीन के रोल की स्टडी करते हैं और जीन की स्टडी करते हैं। ठीक है, जीन की स्टडी और जीन के रोल की स्टडी करते हैं। तो जीन का रोल जो है वो किसमें है? हेरिडिटरी में, हेरिडिटी और आपके वेरिएशन में। ठीक है, जीन का क्या रोल है उसके बारे में हम जानते हैं। अब देखिए जेनेटिक्स में ये जेनेटिक्स वर्ड जो है वो विलियम बेटसन ने दिया। किसने दिया? विलियम बेटसन ने दिया। और फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है ग्रिगोर जॉन मेंडल को। ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है। और विलियम बेटसन को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ओके, अब देखिए हमारी जो अर्थ है उसको हमारी अर्थ को जो ओरिजिन हुए कितने साल हो गए? 2.3 बिलियन ईयर है ना, इतने ईयर्स हो गए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या था कि आपका अनएनिमेट जो है इनएनिमेट और आपके मैटर था। स्टार्टिंग के अंदर कैसा था? इनएनिमेट मैटर था। उस इनएनिमेट मैटर में क्या हुआ कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हुई। ठीक है, मतलब चेन ऑफ रिएक्शन चलती गई इस इनएनिमेट मैटर में। और क्या हुआ? आपकी प्रिमिटिव अर्थ पे सबसे पहले सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ का ओरिजिन हुआ। सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ, इसका ओरिजिन हुआ। इस सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ से उसमें कंटिन्यूसली वेरिएशंस होते गए, मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर से इसमें वेरिएशंस होते गए, है ना। तो इसमें वेरिएशन जो है ग्रेजुअली कंटिन्यूस वेरिएशंस होते गए। उसके बाद में क्या हुआ? ये एक्चुअल में सिंगल लाइफ फॉर्म जो है वो डाइवर्सिफाइड हो गई। डाइवर्सिफाइड होके इसने वेरियस डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिजम्स को मतलब जन्म दिया। तो जिसमें देखिए आपको आज की डेट के अंदर माइक्रोब्स के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आपको प्लांट्स के अंदर डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी, आपको एनिमल्स में डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी, और आपको डाइवर्सिटी देखिए फंगस में है ना, फंगस में, इन सब ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ये एक्चुअल में स्टार्टिंग कहां से हुई थी? एक सिंगल लाइफ फॉर्म से हुई थी, है ना, सिंपल लाइफ फॉर्म से हुई थी। ये लाइफ फॉर्म क्या हुई एक्चुअल में? ग्रेजुअली कंटिन्यूअसली इसमें वेरिएशंस आते गए, इसमें इवोल्यूशंस होता गया, और हमारी डाइवर्सिफाइड लाइफ जो है आज की एग्जिस्टिंग लाइफ है जिसको इसने मतलब बर्थ किया। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो चेंजेस अकर हो रहे हैं ना, जो चेंजेस हो रहे हैं उस चेंजेस और जो डाइवर्सिफिकेशन जो हुआ है उन सब की स्टडी
उन सब की स्टडी हम जो है एक बायोलॉजी की एक ब्रांच के अंदर करते हैं जिसको बोलते हैं इवोल्यूशन। किसमें करते हैं? इवोल्यूशन के अंदर करते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं हेरिडिटी की। देखिए हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी होती है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें, है ना, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, उसको क्या बोलते हैं? हम हेरिडिटी बोलते हैं। जैसे ये आपके दादाजी है, दादाजी से आपके कैरेक्टर किस में चले गए? पापा में चले गए, पापा से आप में आ गए, है ना, आपसे फिर आपके बच्चे में चले जाएंगे कैरेक्टर। तो इस तरीके से ये कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। ओके, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। इस लेसन में हम मेनली हेरिडिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं वेरिएशंस के बारे में। तो वेरिएशंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, ये फिगर आपने देखा होगा, आपने बचपन में मतलब फाइंड द डिफरेंसेस खेला है आपने, ये सब है ना। फाइंड द डिफरेंसेस आपने देखा है कि आपको एक पिक्चर दी जाती है, दो सिमिलर पिक्चर दी जाती है, पूछा जाता है कि इनमें कितने डिफरेंस है बताइए। तो देखिए आप, ये दोनों आइडेंटिकल पिक्चर्स है और इस फिगर को देख के आप बता सकते हैं कि यहाँ पे मतलब 2 एप्पल्स है, इधर 1 एप्पल्स है। ये क्या कर रहा है? ये आपका, इसका माउथ ओपन है, इसका माउथ क्लोज है। तो यहाँ आइडेंटिकल पिक्चर्स दी जाती है। इन जनरल आपको यहाँ पे वेरिएशंस नजर नहीं आ रहे, यहाँ डिफरेंसेस नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे वेरिएशंस आपको दिखते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको पता है डिफरेंसेस, आपने बचपन में बहुत सारे डिफरेंस निकाले हैं पिक्चर्स के अंदर। तो अब देखते हैं हम आगे वेरिएशंस क्या होते हैं। वेरिएशंस क्या होते हैं कि एक्चुअल में ट्रेट्स के अंदर डिफरेंस है ना, जो ट्रेट्स के अंदर डिफरेंस होते हैं, ट्रेट्स का मतलब कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर्स में जो डिफरेंसेस आते हैं फ्रॉम वन स्पीशीज टू अदर स्पीशीज या फ्रॉम वन ऑफस्प्रिंग टू अदर, है ना, तो उसी डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशंस बोलते हैं। ठीक है, द डिफरेंस इन द ट्रेट शोन बाय द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज एंड आल्सो बाय द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट्स आर रेफर्ड टू एज वेरिएशंस, है ना। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे जाने पर और दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन पे जाने पे जो डिफरेंसेस आते हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएशंस, है ना। वेरिएशंस का मतलब होता है डिफरेंसेस। ओके, अब हम कुछ बात करते हैं। सारे ही ऑर्गेनिज्म, ऑल द लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ शो वेरिएशंस, है ना। तो सारी लाइफ फॉर्म, ऑल द लाइफ फॉर्म, है ना, सारी ही लाइफ फॉर्म जो है अर्थ की, वो सारी ही वेरिएशन शो करती है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। चलिए हम कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। ये देखिए, ये आपका एक एग्जांपल है कॉक का, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये कॉक जो है ना, ये तीनों आपको एक जैसे नजर आ रहे हैं। तो इनकी एक्चुअल में क्या होता है, एक ही स्पीशीज के अंदर हम बात करते हैं, जो वेरिएशन जो है वो आपको सेम स्पीशीज में भी नजर आते हैं। यहाँ सिमिलरिटीज दिख रही है, इनकी बॉडी डिजाइन में सिमिलरिटीज है। ठीक है, मतलब एक्चुअल में इसकी बॉडी डिजाइन जो है वो एक जैसी ये तीनों की, है ना। तो बॉडी डिजाइन क्या है? सेम है। ठीक है, बॉडी डिजाइन क्या है? सिमिलर है, या फिर सेम बॉडी डिजाइन है। लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेज है। जैसे देखिए, इसकी ये जो आपको दिख रही है ना, यहाँ पे देखिए इसमें वेरिएशंस नजर आ रहा है ना, कॉम्ब जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसमें वेरिएशन नजर आ रहा है ना। इसकी जो बीक है उसमें वेरिएशन है ना। आप देखिए माइन्यूट माइन्यूट से स्मॉल स्मॉल से वेरिएशंस आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से इसके कलर के अंदर वेरिएशन है। आप देखिए यहाँ पे ये कलर में वेरिएशन है ना। इसकी एक टेल है ना, इसके अंदर भी वेरिएशन है। ओके, तो किसी की बड़ी है, किसी की छोटी है। तो आपको एक ही सेम स्पीशीज में बहुत सारे डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। उनकी बॉडी डिजाइन सेम है, लेकिन इसके अलावा भी इसमें छोटे छोटे से चेंजेज है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम और एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं इसको। देखिए, ये दूसरा एग्जांपल है, ये बटरफ्लाई है। तो ये बटरफ्लाई जो है ना, इस बटरफ्लाई को देखो आप, ये चारों ही बटरफ्लाई, इनकी बॉडी डिजाइन एक जैसी है। बटरफ्लाई बटरफ्लाई जैसी दिखती है ना, कोई अदर स्पीशीज जैसी नहीं दिखती है। चारों ही बटरफ्लाई जो है उनकी बॉडी डिजाइन एक जैसी है। क्या है? बॉडी डिजाइन
सेम है या सिमिलर है, लेकिन फिर भी इनमें वेरिएशंस आपको नजर आ रहे हैं। वेरिएशंस किसमें नजर आ रहे हैं आपको? एक तो इनकी साइज के अंदर नजर आ रहा है वेरिएशन। क्या है? बटरफ्लाई की साइज अलग अलग है। बटरफ्लाई की जो एक्चुअल में यहाँ पे कलर के शेड्स है वो डिफरेंट है। ठीक है, कलर के शेड्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शेड्स के कलर है इनके पास में। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको नजर आ रहे हैं बटरफ्लाई के। ठीक है, इस तरीके से ये जो है आपकी एक ही स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं वो वेरिएशन शो करते हैं। ओके, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं हम। ये रैबिट है। रैबिट, ये सारी रैबिट जो एक ही स्पीशीज के हैं, इनके अंदर भी आपको वेरिएशंस नजर आ रहे हैं। जैसे देखिए, ये बिग साइज का रैबिट है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है ना। यहाँ पे देखिए ईयर के अंदर भी वेरिएशंस है ना। इसकी ईयर की साइज बड़ी है, इसकी छोटी, इसकी छोटी। यहाँ पे देखिए इसके बॉडी का जो आपका कलर है, यहाँ पे शेड्स यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे शेड्स इसको आपको नेक के पास नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको शेड्स अलग जगह नजर आ रहा है। इसके आपके लेग जो है बड़े हैं, इसके छोटे हैं, इसके और छोटे हैं। इस तरीके से आपको एक ही स्पीशीज के मेंबर के बीच में जिसकी बॉडी डिजाइन सेम है, लेकिन उनके उनके अंदर कुछ न कुछ डिफरेंसेज आपको नजर आते हैं। इन सारे ही डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशंस बोलते हैं। ये तो हो गए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बात। अब हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं। ह्यूमन बीइंग में भी बहुत सारे डिफरेंसेज आते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। जैसे देखिए, ह्यूमन बीइंग के अंदर हम बात करते हैं कि एक्चुअल में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स की ट्रू कॉपी नहीं होते। ठीक है, यदि आप आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ दो तो उसके अलावा सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स की ट्रू कॉपी नहीं होते। क्या नहीं होते? ट्रू कॉपी नहीं होते। मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंस शो करते हैं। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन का आपका ऑर्गेनिज्म, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन में ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंस शो करते हैं। जैसे हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो देखिए, ये आपके दादाजी है, ये आपके दादाजी है, ये आपके पापा है। डिफरेंसेज आपको नजर आ रहे हैं। ये आप है और ये आपका बच्चा है। ठीक है, तो इन सबके अंदर आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। ठीक है, दो दे आर हैविंग सेम बॉडी डिजाइन। इनकी बॉडी डिजाइन कैसी है? ह्यूमन बीइंग जैसी है ना। शक्ल सूरत भी मिलती है, तो काफी सिमिलरिटीज है एक ही फैमिली के मेंबर्स के बीच में। बट दे आर हैविंग सम स्मॉल चेंजेस, है ना। तो कुछ कुछ चेंजेस, स्मॉल डिफरेंसेस, दे आर हैविंग स्मॉल डिफरेंसेस। तो उन सभी डिफरेंसेस को हम वेरिएशंस बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे कलर की मतलब आप यहाँ पे हेयर के कलर की बात करते हैं। पहले तो हेयर का शेप देख लो। ये देख लीजिए, ये कर्ली हेयर है, ये शॉर्ट हेयर है। तो यहाँ पे हेयर के जो है ना, ये इनके हेयर सबके डिफरेंट डिफरेंट हेयर है ना। इसके बाद में आप देखिए फेस में भी डिफरेंस आपको नजर आ रहा है ना। सबके फेस के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेज है। हाइट के अंदर देखिए, कुछ बड़ी हाइट के, कुछ छोटी हाइट के। ठीक है, तो हाइट के अंदर भी डिफरेंस है ना। इसके अलावा देखिए और बहुत सारे डिफरेंस है। आईज के अंदर डिफरेंस होते हैं। किसी की आईज जो होती है वो आपकी रेड आईज होती है, किसी की ब्लू आईज होती है, किसी की ब्राउन आईज होती है ना। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, एक ही फैमिली में भी होती है ऐसी, है ना। किसी के ईयर लोब जो होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं? फ्री होते हैं। किसी के ईयर लोब जो होते हैं वो एक्चुअल में फ्यूज ईयर लोब होते हैं, है ना। ये फ्यूज ईयर लोब है, ये फ्री ईयर लोब है। यहाँ से देखिए, ये फ्री है ना। जैसे मेरा फ्री ईयर लोब है ना, वैसे का वैसा ये फ्री ईयर लोब है, ये फ्यूज ईयर लोब है ना। आप अपना देखिए कैसा है आपका ईयर लोब। इसके अलावा देखिए चिन की बात करते हैं तो चिन, बहुत सारे लोगों के चिन जो है क्लिफ्ट चिन होते हैं। मतलब यहाँ पे आपको एक मतलब पीस दिखेगा, है ना, दरार दिखेगी चिन में। और किसी किसी का चिन जो होता है वो एक्चुअल में एक यूनिट मतलब यूनाइटेड होता है, मतलब वो पॉइंटेड चिन होता है, मतलब उसमें क्लिफ्ट नहीं होती है ना। बहुत सारे हेयर देखिए, हेयर के बारे में बात की मैंने। किसी के कर्ली हेयर होते हैं, किसी के स्ट्रेट हेयर होते हैं, किसी के वेवी हेयर होते हैं। तो इस तरीके से हेयर के अंदर भी आपको वेरिएशंस नजर आते हैं। नोज की बात करते हैं तो किसी के पॉइंटेड नोज होते हैं, किसी के थिन नोज होते हैं, किसी के स्नब नोज होते हैं। तो नोज के अंदर भी आपको डिफरेंस नजर आएगा, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेज होते हैं। हाइट के बारे में मैंने बताया आपको। आईज के कलर ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, ग्रे, ये सारी आपको आईज मिलेगी, है ना। एक फैमिली के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट आईज आपको दिखेगी, है ना। मेंबर्स के बीच में किसी की आईज ब्राउन कलर की होती है तो किसी की ब्लू कलर की होती है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है आपको वेरिएशंस नजर आते हैं। एक स्पीशीज के अंदर भी नजर आते हैं और एक्चुअल में एक फैमिली में भी नजर आते हैं। तो फैमिली के मेंबर भी एक्चुअल में क्या होते हैं? सिमिलरिटी ज्यादा होती है, लेकिन वेरिएशंस भी वहां पे दिखते हैं। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं, आगे देखते हैं। देखिए,
देखिए देखिए साइंस की जो ब्रांच इन दोनों से डील करती है, किससे? इन दोनों से डील करती है, जिसमें एक्चुअल में आपका हेरिडिटरी के बारे में भी बात होती है और वेरिएशन के बारे में, इन दोनों से डील करती है, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स की जो बायोलॉजी की ब्रांच है जेनेटिक्स, जिसमें हेरिडिटरी और वेरिएशन इन दोनों की स्टडी की जाती है। ओके, तो हेरिडिटरी का मतलब मैंने आपको बता दिया, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जैसे दादाजी से आपके पापा में कैरेक्टर गए, आपके पापा से आप में आए, आपसे आपके बच्चे में जाएंगे, इस तरीके से जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं, और उसका स्टडी करी जाती है हमारे जेनेटिक्स के अंदर। और वेरिएशंस मैंने आपको बताया कि ये सारी कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक्चुअल में उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं, वो वेरिएशंस की स्टडी भी हम जेनेटिक्स के अंदर करते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक्चुअल में क्या होता है कि ये सारे ही वेरिएशंस का आपका वेरिएशंस का जो है ना कारण है रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये वेरिएशंस कहां से आए? वेरिएशंस जो है, सारी ही वेरिएशन जो है उसका रीजन क्या है? रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन की वजह से हुए। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ये भी वेरिएशन शो करते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत ही कम वेरिएशन शो करते हैं। ठीक है, ये लिमिटेड अमाउंट में वेरिएशन शो करते हैं। लेकिन जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं कि वेरिएशन जो है वो ज्यादा शो करते हैं। ठीक है, तो ये मोर वेरिएशन शो करते हैं। ओके, अब देखिए, ये वेरिएशन जो है वो एक्चुअल में क्या होते हैं कि जैसे ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, अब इसके अंदर आपके एग्जांपल ले लीजिए, जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म हो गए, फंगस हो गई, कुछ प्लांट्स हो गए, कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये सारे ही एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था ये सिंगल पेरेंट्स एक्चुअल में सिंगल ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जिसकी वजह से बहुत ही कम वेरिएशन शो करते हैं ये। ठीक है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म आपका ये रिप्रोड्यूस करेंगे वो एक्चुअल में क्या होगा? एग्जैक्ट कॉपी होगा किसका? आपके उस पेरेंट्स का जिससे वो रिप्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, तो उसका वो एग्जैक्ट कॉपी होगा, लेकिन वहां पे आपको स्मॉल स्मॉल अमाउंट में, कुछ लिमिटेड अमाउंट में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ये वेरिएशंस कहां से आए? ये वेरिएशंस आते हैं आपके डीएनए से। डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है। इस डीएनए के अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि ये डीएनए कॉपी करता है। जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है तो उस कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है डीएनए। ठीक है, ये डीएनए क्या करता है? अपनी कॉपी बनाता है। क्या बनाता है? एक डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। उस कॉपिंग को क्या बोलते हैं हम? रेप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लीकेशन। तो ये डीएनए रेप्लीकेट करता है, अपनी कॉपी बनाता है। जैसे आप जेरोक्स करवाने जाते हो ना, तो एक पेज को जेरोक्स करके दो पेज एक जैसे बना देते हो, तो यहाँ पे डीएनए भी अपनी कॉपी बनाता है। जब वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, तब क्या होता है कि यहाँ पे कॉपी करते टाइम थोड़ी सी इनएक्यूरेसी आ जाती है डीएनए के अंदर। तो डीएनए के अंदर इनएक्यूरेसी की वजह से क्या होता है कि वेरिएशंस देखने को मिलता है। क्या लिखते हैं हम? इनएक्यूरेसी इन कॉपिंग ऑफ डीएनए। इसकी वजह से वेरिएशंस देखने को मिलते हैं किसमें? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। चलिए आगे देखते हैं हम। अब देखिए, ये तो हो गया एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम और समझते हैं अच्छे से। एक बैक्टीरिया का एग्जांपल लेके, ये बैक्टीरिया जो है वो क्या कर रहा है? उसके अंदर बाइनरी फ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है? बाइनरी फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, ये आपका बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या करेगा? एक्चुअल में रिप्रोड्यूस कर रहा है, और थ्रू किससे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है। बाइनरी फ्यूजन जो है वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ये आपका बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन का मेथड है। तो यहां से एक बैक्टीरिया से कितने बैक्टीरिया बने? दो बैक्टीरिया बने। दो से कितने बनेंगे? चार बनेंगे, है ना? तो चार से कितने बनेंगे? आठ बनेंगे। इस तरीके से बैक्टीरिया अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करता है, इसलिए उसके अंदर जो चेंजेज होंगे वो कैसे होंगे? माइनर चेंजेज होंगे, है ना? कैसे चेंजेज होंगे? माइनर चेंजेज होंगे।
इसकी वजह से इनके अंदर जो डाइवर्सिटी आएगी, जो विभिन्नताएं आएगी, वो भी क्या होगी, आपकी लिटिल डाइवर्सिटी आएगी। कैसी आएगी? लिटिल डाइवर्सिटी। क्योंकि यहाँ पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है आपका, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसलिए डाइवर्सिटी भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब ये डाइवर्सिटी जो होती है, लिटिल डाइवर्सिटी, ये धीरे 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 ये वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते रहते हैं। क्या होते हैं? वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते रहते हैं, और हजारों सालों तक ये एक्यूमुलेट होते 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 एक्चुअल में क्या करते हैं, नई स्पीशीज को जन्म देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन जो है वो इवोल्यूशन का बेसिस है। किसका है? इवोल्यूशन का बेसिस है। ठीक है, तो जितने भी वेरिएशंस है वो इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल तैयार करते हैं। क्या करते हैं? रॉ मटेरियल तैयार करते हैं इवोल्यूशन के लिए। अब देखिए, ये बैक्टीरिया जो है वो क्या कर रहा है आपका, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन गए, बाइनरी फ्यूजन से दो से चार बन गए, और ये सारे क्या है, कुछ ना कुछ वेरिएशंस लिए हुए हैं। यहाँ से बाहर से आपको बॉडी डिजाइन तो सबकी एक जैसी लग रही है, जैसे इसकी बॉडी डिजाइन, इसकी बॉडी डिजाइन बाहर से एक जैसी लग रही है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में ये सिमिलर होते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते, माइन्यूट से डिफरेंसेज होते हैं इनके बीच में। और यहाँ पे क्या होता है, वो जो डिफरेंस इनमें होते हैं वो उनको एक्चुअल में क्या होता है, उन सबका जो सर्वाइवल का जो चांस होता है ना, पॉपुलेशन का, वो इक्वल नहीं होता है ना। क्या होता है कि इनका सर्वाइवल का चांस जो होता है एनवायरनमेंट के अंदर वो इक्वल नहीं होता। डिफरेंट वेरिएशन जो होता है वो क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सर्वाइवल के एडवांटेजेस होते हैं उनके। जैसे हम एक बात करें, इन बैक्टीरिया को यदि किसी भी, जैसे आप बात करते हैं, यदि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो क्या होगा, मान लो जो बैक्टीरिया कम टेम्परेचर के लिए अपने आप को सुटेबल होते हैं, कम टेम्परेचर पे ग्रो करने के लिए सुटेबल होते हैं, रिप्रोड्यूस करने के लिए सुटेबल होते हैं, ग्रो करने के लिए, वो कम टेम्परेचर पे ग्रो करेंगे। ठीक है, लेकिन वहां पे मान लो अचानक एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट की वजह से ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है या हीट हो जाती है, तो क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया जो है जो इस हीट को टॉलरेट कर सकते हैं, है ना, वो हीट को टॉलरेट क्यों करेंगे, क्योंकि उसके अंदर वो वेरिएशंस है हीट को टॉलरेट करने का, तभी वो सरवाइव करेंगे। अदरवाइज दूसरे बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएंगी, है ना। तो इस तरीके से ये जो आपका वेरिएशन जो होता है वो किसी भी स्पीशीज के लिए सर्वाइवल के लिए एक्चुअल में एसेंशियल होता है ना, तो सर्वाइवल के लिए भी जरूरी होता है, ये सर्वाइवल का एडवांटेज देती है। ओके, तो वेरिएशन जो है वो सर्वाइवल का एडवांटेज देती है। अब देखिए, आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है ना, क्योंकि बैक्टीरिया थाउजेंड ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। हाँ, जब ह्यूमन स्पीशीज भी नहीं थी तब से बैक्टीरिया थे। आर्की बैक्टीरिया जो है वो आपके हजारों साल पहले से मतलब अर्थ पे है, तो वो रिप्रोड्यूस करते गए थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और क्या हुआ, आज की डेट में बैक्टीरिया की आपको हजारों वेराइटीज देखने को मिलेगी, आपको बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, बैक्टीरिया की बहुत सारी स्पीशीज है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलेगी, है ना, क्योंकि उसमें क्या हुआ, स्मॉल स्मॉल वेरिएशन जो है वो एक्यूमुलेट होते गए और नई नई स्पीशीज बैक्टीरिया की बनती गई। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। अभी हम बात करते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की, जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो देखिए, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, ये वो ऑर्गेनिज्म है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये बाइपेरेंटल कंडीशन होती है इसकी। ठीक है, मीनिंग क्या है, दो पेरेंट्स जो है, दो ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। तो ये किस में होता है, ये हायर प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है, ये सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये क्या करते हैं, इनमें बाइपेरेंटल कंडीशन होती है, ये ग्रेटर डाइवर्सिटी शो करते हैं। क्या करते हैं, ग्रेटर डाइवर्सिटी, ग्रेटर डाइवर्सिटी शो करते हैं एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक्चुअल में ग्रेटर डाइवर्सिटी क्यों शो करते हैं, क्यों इनमें डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, क्यों ये ज्यादा वेरिएशन शो करते हैं ना, वेरिएशन इनमें बहुत ज्यादा होते हैं। एक्चुअल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इनके जो क्रोमोजोम्स होते हैं उनके चांस ऑफ सेपरेशन ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन, है ना, एक तो ये वजह होती है
कि गैमिट के फॉर्मेशन के टाइम क्या होता है कि जो क्रोमोसोम के जो सेपरेशन के चांस होते हैं उसकी वजह से एक ऐसा होता है, दूसरा जो होता है क्रॉसिंग ओवर की वजह से। ये सब मैं आपको सेल डिवीजन में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ इनका देख लीजिए कि क्रॉसिंग ओवर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्रॉसिंग ओवर की वजह से यहाँ पे ज्यादा वेरिएशन शो करते हैं, ये है ना, ज्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं। और तीसरा है इसका एक्चुअल में क्या होता है कि जब क्रोमोसोम जब फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन किसके बीच में होगा, आपका स्पर्म और एग के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम में एक्चुअल में जो क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन होता है ना, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म से भी क्रोमोसोम कंबाइन हो गए एग के साथ में, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन के टाइम में, है ना, क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन होता है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो इन सब फैक्टर की वजह से डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्लियर? किसमें? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। और ये सारे ही वेरिएशन मैंने आपको बताया क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, है ना। क्या होते हैं? एक्यूमुलेट होते हैं। और एक्यूमुलेट होके क्या करेंगे, मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये एक्यूमुलेट होते जाएंगे। जैसे एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में एक्यूमुलेट हुआ, फिर तीसरी जनरेशन में एक्यूमुलेट हुआ, फोर्थ जनरेशन में एक्यूमुलेट हुआ, इस तरीके से एक्यूमुलेट होते जाएंगे। और क्या करेंगे, ये आपका धीरे धीरे क्या करेंगे, नई स्पीशीज को बर्थ देंगे, है ना, एक नई स्पीशीज फॉर्म करेंगे। तो जब नई स्पीशीज फॉर्म होती है, तो जो नई स्पीशीज और पुरानी स्पीशीज या फिर स्पीशीज में क्या फर्क होता है, वो एक्चुअल में जब स्पीशीज के मेंबर आपस में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं, तब वो नई स्पीशीज बन जाती है। ठीक है, तो आपस में उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बंद हो जाता है ना, तो नई स्पीशीज फॉर्म होती है। तो ये सारे के सारे एक्यूमुलेशन हुए वेरिएशन जो है वो एक्चुअल में इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल तैयार करते हैं। क्या करते हैं? इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल तैयार करते हैं। तो देखिए ये इवोल्यूशन जो है वो कैसे होता है कि आपका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ये देखिए ये आपका क्या है, एक जनरेशन है, फिर यहां से दूसरी जनरेशन में करेक्टर ट्रांसमिट हुए, ठीक है, यहां से यहां करेक्टर ट्रांसमिट हुए, कुछ वेरिएशन आया, तीसरी जनरेशन में कुछ कुछ कैरेक्टर्स में ट्रांसमिशन के टाइम वेरिएशन आया, ऐसे कर करके आपका मान लो 100 200 इतनी जनरेशन, यहां तक जाते जाते बहुत ज्यादा वेरिएशंस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, है ना। और ये वेरिएशन एक्यूमुलेट क्यों होते हैं? वेरिएशन एक्चुअल में जो वेरिएशन एक्यूमुलेट नहीं होता वो डिलीट हो जाता है एनवायरमेंट में, क्योंकि एनवायरमेंट क्या करता है एक्चुअल में, यहाँ पे एनवायरमेंट जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर उस वेरिएशन को सेलेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो जनरेशन टू जनरेशन पास ओवर होता है। ठीक है, और जो वेरिएशन जो है एनवायरमेंट सेलेक्ट नहीं करता, जो वेरिएशन जो है पास नहीं होता, मतलब वो उसी के अंदर उसी जनरेशन में डिलीट हो जाता है या खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में इवोल्यूशनरी बेसिस का एक प्रोसेस फॉर्म करते हैं। कौन फॉर्म करते हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर्स, है ना, ये वेरिएशन को सेलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो वेरिएशन को सेलेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ वेरिएशन की। देखिए दो तरीके के वेरिएशन होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। एक तो सोमेटिक वेरिएशन और दूसरा होता है जर्मिनल वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन जो है वो बॉडी से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? बॉडी से रिलेटेड होता है। जर्मिनल वेरिएशन जो होता है वो जर्म सेल से रिलेटेड होता है। ठीक है, हमारी जर्म सेल कौन कौन सी है? एक तो स्पर्म है और दूसरा एग है, ये सारी जर्म सेल है, इससे जर्मिनल वेरिएशन एसोसिएट होते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ ऐसे बोल सकते हैं कि जर्मिनल वेरिएशन जो है वो आपके डीएनए से, क्योंकि ये डीएनए जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल है। डीएनए क्या है? हेरिडिटरी मटेरियल है, इसमें जीन्स होती है। क्या होती है? जीन्स होती है, तो जीन से एसोसिएट होता है जर्मिनल वेरिएशन, जीन से एसोसिएट होता है। और सोमेटिक वेरिएशन आपकी बॉडी से एसोसिएट होता है। ठीक है, ये वेरिएशन जो है वो इनहेरिटेबल नहीं होता। सोमेटिक वेरिएशन जो होता है वो इनहेरिटेबल नहीं होता, इनहेरिटेबल नहीं होता, जबकि जर्मिनल वेरिएशन इनहेरिटेबल होता है। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करते हैं सोमेटिक वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन कैसे होते हैं? जैसे देखिए कि आप कुछ मतलब मसल्स का यूज करके, जैसे एक बॉडी बिल्डर है,
है ना, बॉडी बिल्डर मसल्स को क्या करता है, अपना स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो वो करेक्टर जो है बॉडी बिल्डर के जो मसल्स का करेक्टर है वो उसकी प्रोजेनी में ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि वो उसने अर्न किया हुआ करेक्टर है, ठीक है, वो उसकी बॉडी से एसोसिएट करेक्टर है ना, उसके जर्म सेल से एसोसिएट नहीं है, इसीलिए वो ट्रांसमिट नहीं होता है। अब देखिए, कोई डॉक्टर का बेटा है वो डॉक्टर नहीं बनता, कोई जरूरी नहीं है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बने, क्योंकि वो क्या है, उसने अपने एफर्ट से उसको गेन किया है, ठीक है, इसीलिए वो जर्म सेल से एसोसिएशन नहीं है उसका। तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने जरूरी नहीं है ना, क्योंकि ये सारी क्या है, आपके सोमेटिक वेरिएशन है, वो आपके एफर्ट से उन्होंने क्या किया है, अर्न किए हैं। तो जो सब बॉडी से रिलेटेड है, जो एफर्ट से अर्न किए जाते हैं, वो सारे सोमेटिक वेरिएशन होते हैं, है ना, जो बॉडी के सेल से एसोसिएट होते हैं। जर्मिनल वेरिएशन जो होते हैं, जो जर्म सेल से एसोसिएट होते हैं, जो आपके डीएनए से एसोसिएट होते हैं, जो आपके जीन से एसोसिएट होते हैं, उनको हम जर्मिनल वेरिएशंस बोलते हैं। ये क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, दो पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये लेफ्ट हैंड साइड में ये एग है ना, यहाँ पे देखिए बेबी का बर्थ हो रहा है, इधर भी आपको यहाँ पे बेबी का बर्थ नजर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये एग जो है वो क्या करेगा, इस स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज करेगा, है ना, इस स्पर्म के साथ में इसका फर्टिलाइजेशन होगा। ये जो हुआ है जाइगोट फॉर्म हुआ है, क्या हुआ, ये जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है। जाइगोट से क्या बना, ये सेल बनी है, ठीक है, सेल से क्या बनी, ये फीटस बना, फीटस की बॉडी बनी, और ये आपका फीटस बना। अब यदि यहाँ पे कोई वेरिएशन है ना, जो जर्म सेल में हो जाता है, मतलब यहाँ पे आपके एग के अंदर कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं म्यूटेशंस। क्या बोलते हैं, म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन का मतलब होता है कि जो आपके डीएनए के अंदर, जो जीन के अंदर कुछ चेंजेज आ जाते हैं, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। यदि यहाँ पे आपकी जर्म सेल में म्यूटेशन हो जाता है, तो वो क्या होगा, आपके जाइगोट के अंदर से होते हुए, सेल से होते हुए बेबी के अंदर वो ट्रांसमिट हो जाएगा। अब वो बेबी के अंदर क्या होगा कि वो डीएनए के अंदर वेरिएशन हो गया है, ठीक है, ये नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएगा, ये का ये वेरिएशन वो थर्ड जनरेशन में भी जाएगा। आ रहा है समझ में। तो ये इस तरीके से जो है जर्मिनल वेरिएशन जो होता है जर्म सेल्स के अंदर होता है, एग और स्पर्म के अंदर, वो क्या होता है, इनहेरिटेबल होते हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। अब हम बात करते हैं सोमेटिक वेरिएशन की। सोमेटिक वेरिएशन में देखिए, यहाँ पे ये आपका एग है और यहाँ पे ये स्पर्म है, इन दोनों का फ्यूजन होके जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, ये जाइगोट बना, जाइगोट से सेल्स बनी, सेल से फीटस बना, और ये फीटस है आपका। तो अब यहाँ पे ये जो वेरिएशन जो होगा, यहाँ पे म्यूटेशन आपके जर्म सेल में नहीं होगा, ये किसी और सेल में होगा। जैसे ये बॉडी की ये वाली सेल है ना, ये सेल से जो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद में जब सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, तब यहाँ लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ, उसके अंदर यदि म्यूटेशन हो गया, है ना, तो वो क्या होगा, वो उस पर्टिकुलर पर्सन में होगा, है ना, और उसकी पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ थ्रू आउट द लाइफ होगा, लेकिन वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट, क्योंकि वो डीएनए से एसोसिएटेड नहीं है। क्लियर। तो जैसे यहाँ पे म्यूटेशन उसकी स्किन के अंदर मान लो म्यूटेशन हो गया, तो स्किन के अंदर आपको यहाँ पेचेज नजर आ रहे हैं, यहाँ पे भी स्किन के अंदर पेचेज नजर आ रहे हैं, मतलब ये म्यूटेशन हो गया स्किन के अंदर, इस पर्टिकुलर मतलब बेबी के अंदर, ठीक है। ये लेटर ऑन द स्टेज ऑफ लाइफ हुआ है, ये आपके जर्मिनल सेल से एसोसिएट नहीं है, इसीलिए ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होता। इस तरीके के हम वेरिएशंस को क्या बोलते हैं, सोमेटिक वेरिएशन। क्या बोलते हैं, सोमेटिक वेरिएशन। ओके, होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे अभी देखिए इन वेरिएशन का सिग्निफिकेंस क्या है ना, इन वेरिएशंस का सिग्निफिकेंस क्या है। तो हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन, ये वेरिएशन के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए एक्चुअल में वेरिएशन जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को एडेप्टेशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, एडेप्टेशन। एक्चुअल में क्या होता है, एनवायरनमेंट भी चेंज होता रहता है ना, एनवायरनमेंट भी चेंजिंग है, ये मतलब आपका एनवायरनमेंट चेंज होता रहेगा। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में भी चेंजेज होते हैं, है ना, ऑर्गेनिज्म में भी चेंजेज होते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म में जो एक्चुअल में बेनिफिशियल चेंजेज होते हैं, वो एक्चुअल में ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्वायर ऑर्गेनिज्म करता जाता है, एक्यूमुलेट करता जाता है। और जो जो वेरिएशन जो है एक्चुअल में सुटेबल नहीं होते एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग,
है ना, या बैड वेरिएशन, या जो एक्चुअल में एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नॉन सुटेबल वेरिएशन होते हैं, वो एक्चुअल में क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म तक ही फिक्स होके वहां से वो एक्चुअल में उस ऑर्गेनिज्म के साथ खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता जाता है वैसे वैसे एक्चुअल में ऑर्गेनिज्म के अंदर भी वेरिएशंस आते हैं, और वो वेरिएशन जो है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में उस ऑर्गेनिज्म के एडेप्टेशन के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब वेरिएशन जो है ऑर्गेनिज्म को एडेप्टेशन प्रोवाइड करता है। दूसरा है ये इंडिविजुअल के लिए एक्चुअल में स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता है। किसको करता है? स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता है। तो स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, जैसे मैंने आपको बैक्टीरिया का एग्जांपल बताया था, है ना, बैक्टीरिया में क्या हुआ कि कुछ मान लो पर्टिकुलर जहां पे बैक्टीरिया है, एक पर्टिकुलर कॉलोनी, एक पर्टिकुलर जगह पे मान लो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया, है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ कि टेम्परेचर शॉक से बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो मर गए, लेकिन ओनली कुछ बैक्टीरिया जो है वो वहां जिंदा रहे। क्यों? क्योंकि वो उस टेम्परेचर को क्या कर सकते थे? टॉलरेट कर सकते थे। टॉलरेट कैसे किया? क्योंकि उसमें वो वेरिएशन प्रेजेंट था, है ना, उस टेम्परेचर को टॉलरेट करने का वेरिएशन उसमें प्रेजेंट था, उसके डीएनए में वो वेरिएशन था, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ने क्या किया, कुछ बैक्टीरिया की कॉलोनी ने वो टेम्परेचर को मतलब टॉलरेट कर दिया, तो वो बैक्टीरिया की कॉलोनी सरवाइव कर गई। बाकी सारी जो टॉलरेट नहीं कर सकी, जो टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव थी, वो सारी की सारी खत्म हो गई। तो ये एक्चुअल में क्या करता है? एक्चुअल में स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस को भी सपोर्ट करता है, मतलब वेरिएशन जो है वो आपका एग्जिस्टेंस में भी सपोर्ट करता है। ठीक है, देखिए अभी जो आपकी जो रेसेस का इंप्रूवमेंट होता है, बहुत सारी रेसेस जो है वो एक्चुअल में प्लांट ब्रीडर जो है वो प्लांट की रेसेस को इंप्रूव करते हैं थ्रू प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में ब्रीडर्स जो होते हैं वो बहुत सारी रेसेस की जो वेराइटीज होती है उसको डेवलप करते हैं। ठीक है, तो वेराइटी डेवलप करते हैं वेरिएशन से, मतलब रेसेस के अंदर वेरिएशंस लाते हैं और नई नई वेराइटीज को वो एक्चुअल में इंप्रूव्ड वेराइटीज फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट ब्रीडर इस तरीके से जो है इंप्रूव रेसेस जो है प्लांट्स और एनिमल्स की बनाते हैं, उसमें भी ये वेरिएशंस काम आते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि वेरिएशन जो है, वेरिएशंस किस तरीके से होता है, वेरिएशन का मैंने आपको बताया था, वेरिएशन रिप्रोडक्शन की वजह से होता है। ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता जाएगा और उसमें क्या होगा, वेरिएशंस आते जाएंगे। ठीक है, ये वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते जाएंगे। एक तो ये तरीका है वेरिएशन का, और वेरिएशन का तरीका उसमें रिप्रोडक्शन में क्या होता है एक्चुअल में, डीएनए, मैंने आपको बताया था कि वेरिएशन कहां से आते हैं, डीएनए की वजह से आते हैं, है ना। तो डीएनए क्या करता है, अपनी कॉपी करता है। तो डीएनए के अंदर जब गैमिट फॉर्मेशन होता है तो गैमिट का क्या होता है कि गैमिट का कॉम्बिनेशन दूसरे गैमिट से किस तरीके से होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उन गैमिट का फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उसके उस हिसाब से वेरिएशंस आते हैं, है ना। तो मतलब यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोजोम से, क्रोमोजोम के कॉम्बिनेशन कैसे आते, कैसे एक ऑर्गेनिज्म का, है ना, एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में कंबाइंड होता है, तो वहां से वेरिएशंस आते हैं, है ना। किस जगह पे जीन का कॉम्बिनेशन होता है उसकी वजह से वेरिएशन आते हैं। उसका क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स जीन का, वो कैसे होता है, उसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं। तो ये सारे वेरिएशंस के मतलब रीजन है। यहाँ पे वेरिएशन जो है, नए वेरिएशन डेवलप होने का एक और तरीका मैंने बताया था कि म्यूटेशंस, है ना, म्यूटेशन, तो इनकी वजह से भी वेरिएशंस आते हैं। म्यूटेशन मतलब आपके जो डीएनए के सेगमेंट में कुछ चेंजेज हो जाता है, सडन चेंजेज आ जाते हैं, उसको म्यूटेशन बोलते हैं। उसकी वजह से भी नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। क्या होते हैं? न्यू कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे म्यूटेशन से क्या होता है, सडन न्यू कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। जबकि यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो उससे क्या होता है कि स्लो जो है वो आपके कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। मतलब वेरिएशंस जो है रिप्रोडक्शन से स्लोली डेवलप होते हैं, म्यूटेशन से जल्दी न्यू कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस, है ना। कंटिन्यूएशन जो होता है उस वो बोलते हैं कंटिन्यूएशन, और यहाँ डिसकंटिन्यूएशन होता है। ठीक है, वेरिएशन जो होता है वो डिसकंटिन्यूएशन में होते हैं, क्योंकि म्यूटेशन तो रोज रोज होता नहीं है। तो यहाँ पे वेरिएशंस को क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, और रिप्रोडक्शन जो वेरिएशन मिलते हैं उसको कंटिन्यूअस वेरिएशन बोलते हैं। ओके, तो सिग्निफिकेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं हम आगे
देखिए, तो इवोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में क्या है, चेंज इन पॉपुलेशन और ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ओवर द कोर्स ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड इवोल्यूशन। तो एक्चुअल में किसी भी पॉपुलेशन में जो है एक्चुअल में टाइम के हिसाब से जो चेंजेज आते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वेरिएशन हुए, दूसरी से तीसरी, इस तरीके से यहाँ पे आप 100 तक 200 तक आप जनरेशन तक चले जाइए, 500 तक चले जाइए। तो इस तरीके से जो जनरेशन के अंदर स्मॉल स्मॉल वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते जाएंगे, है ना। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम एक्चुअल में ये जो पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस आते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेरिडिटरी और इनहेरिटेंस की। तो इनहेरिटेंस क्या होते हैं, हेरिडिटरी मैं आपको समझा चुका हूँ, फिर भी इसको हम फिर से देखते हैं। इनहेरिटेंस है ना, तो इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक पेरेंट से एक प्रोजेनी में कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन इनहेरिटेंस कहलाता है ना। पेरेंट से क्या होता है, प्रोजेनी में कैरेक्टर्स का क्या होता है, ट्रांसमिशन। तो पेरेंट से प्रोजेनी में कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस, है ना। तो ये इनहेरिटेंस जो होता है वो आपके हेरिडिटरी का बेसिस बनता है। क्या होता है, हेरिडिटरी का बेसिस बनता है, जिसके अंदर क्या होता है, हेरिडिटी में मैंने बताया था कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो एक पेरेंट से प्रोजेनी के बीच के अंदर एक्चुअल में जेनेटिक कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, जेनेटिक कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, हेरिडिटरी कहलाता है। ठीक है, जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसफर होना हेरिडिटरी कहलाता है। तो हेरिडिटरी में हम दो चीजों के साथ डील करते हैं, एक तो हम बात करते हैं ट्रेट्स की, है ना, और दूसरा हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की। ठीक है, तो इन दोनों का, कैरेक्टर्स और ट्रेट्स का इनहेरिटेंस, उसको बोलते हैं हेरिडिटरी। ओके, जैसे देखिए, आप देखिए जो काऊ है, काऊ क्या प्रोड्यूस करेगी, है ना, काऊ काउस को प्रोड्यूस करेगी। स्पेरो, स्पेरो क्या प्रोड्यूस करेगी, स्पेरो का जो फर्टिलाइज एग होगा वो स्पेरो प्रोड्यूस करेगा, है ना। पिजन क्या प्रोड्यूस करेगा, पिजन प्रोड्यूस करेगा। क्लियर, ह्यूमन बीइंग क्या करेगा, ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस करेगा। क्लियर, वीट क्या करेगा, वीट के सीड्स प्रोड्यूस करेगा, वो वीट के सीड फिर वीट का प्लांट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये इनहेरिटेंस है ना। यहाँ करेक्टर जो होता है काऊ से, काऊ के जो करेक्टर्स जो है वो क्या होते हैं, काऊ के अंदर जीन्स के अंदर होते हैं, किसमें, जेनेटिक करेक्टर्स होते हैं। ठीक है, मतलब सारी करेक्टर्स कहाँ होते हैं, जीन्स में होते हैं। ये जीन्स कहाँ पे है, ये जीन्स डीएनए में होती है। ये डीएनए कहाँ होता है, डीएनए कहाँ होता है बेटा, क्रोमोजोम में होता है डीएनए। क्रोमोजोम कहाँ होते हैं, क्रोमोजोम न्यूक्लियस में होते हैं। क्रोमोजोम कहाँ होता है बेटा, न्यूक्लियस में होते हैं ना। न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है। किसमें होता है, सेल में होता है। न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेल में। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से जीन जो है, यहाँ पे काऊ क्या करती है, अपनी प्रोजेनी में जीन्स का ट्रांसफर करती है, जिसकी वजह से एक्चुअल में इस जेनेटिक कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो सारी ऑर्गेनिज्म इसी तरीके से जेनेटिक कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, एक दूसरे के जैसे, मतलब सेम स्पीशीज के लोग, मतलब ऑफस्प्रिंग का बर्थ होता है। तो इसी को हम बोलते हैं लाइक बिगेट्स लाइक। क्या बोलते हैं, लाइक बिगेट्स लाइक, मतलब समान समान को जन्म देता है। काऊ काऊ को जन्म देती है, मंकी मंकी को जन्म देता है, इसी को बोलते हैं लाइक बिगेट्स लाइक। ओके, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, ये देखिए, ये आपको पिक्चर से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ह्यूमन की ये पूरी पूरी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एक जनरेशन है ना। एक जनरेशन से कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पास होते जा रहे हैं। और ये किसके थ्रू हो रहे हैं, ये देखिए आपको ये लूप नजर आ रहा है ना, इस लूप को मैंने बनाया डीएनए। क्या है ये डीएनए है। इस डीएनए के थ्रू ये कैरेक्टर्स जो है पास होते जा रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास हो रही है, जीन्स के थ्रू हो रही है। किसके थ्रू हो रही है, जीन्स के थ्रू हो रही है। ठीक है, तो इसी की वजह से आपका यहाँ पे वेरिएशंस आते हैं।
अब हम बात करते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स की। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए बहुत सारे इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में जो फीचर्स होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में जो फीचर्स होते हैं उन फीचर्स को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरेक्टर्स बोलते हैं। ये कैरेक्टर्स जो होते हैं बहुत तरीके के होते हैं, जैसे हाइट का कैरेक्टर। क्या होता है? हाइट का कैरेक्टर, है ना। तो हाइट का कैरेक्टर होता है। आपके ईयर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं ह्यूमन का, जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो लोब क्या होता है? फ्री लोब होता है, और दूसरा फ्यूज लोब होता है। तो ईयर का स्ट्रक्चर हो गया, आपका हाइट का कैरेक्टर हो गया, है ना। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं यहाँ पे। नोज का कैरेक्टर हो गया, हेयर का कैरेक्टर हो गया, है ना, ये सारे कैरेक्टर है। अब देखिए जो कैरेक्टर एक्चुअल में आपके इनहेरिट होते हैं, जो कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं और जो डिटेक्टेबल होते हैं उनको हम इनहेरिटेड ट्रेट्स बोलते हैं। जो कैरेक्टर इनहेरिटेबल होते हैं और डिटेक्टेबल होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेड ट्रेट। ठीक है। जैसे देखिए हाइट का कैरेक्टर, हाइट का कैरेक्टर कैसा हो सकता है? या तो एक लंबा हो सकता है जिसको हम बोलते हैं टॉल, दूसरा छोटा हो सकता है उसको बोलते हैं ड्वार्फ। तो ये डिटेक्टेबल कैरेक्टर है ना हाइट के। एक तो लंबा हो गया, एक आपका पौना हो गया, ये दोनों ही कैरेक्टर है हाइट के। तो यहाँ पे ये क्या हो गए? ट्रेट्स हो गए। ट्रेट्स का मीनिंग कैरेक्टर ही होता है, ठीक है। क्या होता है? कैरेक्टर ही होता है। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे। दूसरा आप ईयर की बात करते हैं, तो ईयर के अंदर भी आपके डिटेक्टेबल कैरेक्टर कैसे होंगे? एक तो फ्री लोब वाला ईयर होगा, दूसरा आपका फ्यूज लोब वाला ईयर होगा, ठीक है। तो ये भी डिटेक्टेबल कैरेक्टर है। इसको भी हम क्या बोलेंगे? इनहेरिटेड ट्रेट। क्या बोलेंगे? ट्रेट, है ना। अब मेंडल ने इन सारी ट्रेट्स को क्या बोला था? एलिमेंट्स। मेंडल ने इन सबको क्या बोला था? एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये सारी हेरिडिटी ट्रेट्स को मेंडल ने एलिमेंट्स नाम दिया। ओके, तो ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।